हेलो बच्चों। आज आपके लिए मैंने क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 प्रिपेयर किया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कि बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ में होते रहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस बन गया है, दूध से क्या बन गया है, दही बन गया है, जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, लेट्स मूव, चलते हैं आगे। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो दूसरे में बदल नहीं जाते हैं, बट होता क्या है फिर, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि केवल रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन जलता है। दूसरा, डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा, रेस्पिरेशन। चौथा, फोटोसिंथेसिस। और पांचवा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध का दही में बदलना। और रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, चलिए आगे चलें हम। एक्सेट्रा, यहाँ पे और भी काफ़ी है। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे प्रोडक्ट के बारे में बताया। द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो उत्पाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, और क्या उत्पाद बन के आया हमारे पास? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। ओके, समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। साइन फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास साइन, कि इस केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या साइन होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तब। सबसे पहले, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, ये सब परिवर्तन होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तब। साइन यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से साइन जो है वो यूज होते हैं? एस, अगर एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ठोस अवस्था में है। गैस, जी लिखा हुआ है तो यानी कि गैसियस, गैस फॉर्म में है। एल लिखा हुआ है यानी कि लिक्विड। ए क्यू लिखा हुआ है तो एक्वस। यहाँ पे एल जो है ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल एल है। ठीक है, ए क्यू का मतलब होता है, ए क्यू इज रिटन इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि ए क्यू तब लिखा जाता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो पानी में घुले हुए हो, तो ए क्यू मीन्स एक्वस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, यानी कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल की सहायता से लिखना।
ये फॉर्मूले की सहायता से लिखना, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम में बदल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, अब इसी को हम अगर वर्ड में लिखेंगे तो बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे जो है ये वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो दोनों है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये जो है ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है वर्ड इक्वेशन। अब नाउ रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अब हमें मैग्नीशियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Mg ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसके बाद हम इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, एंड यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। एज यू कैन सी द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड इज नॉट इक्वल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पे जो है एटम जो है दोनों तरफ बराबर नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये अनबैलेंस, अब इसको बैलेंस करना होगा। ये जो अनबैलेंस्ड है, इसी को अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ का अगर हम 2 लिख देते हैं, इससे आगे 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो बन सकता है ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए इस लॉ के हिसाब से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्मा छेपी रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व, यानी कि इस ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शन जिनमें गर्मी निकलती है, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चले हम। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें प्लस हीट का साइन होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक उदाहरण है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। प्लस हीट एनर्जी लिखा होगा या जस्ट एनर्जी लिखा होगा प्लस के बाद। ऑन द प्रोडक्ट साइड, किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो अब ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, और ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो एरो के इधर होता है रिएक्टेंट और इधर होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में अगर प्लस हीट का निशान है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलें। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो लिखा हुआ है रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये देख लीजिए आप। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये कहाँ होता है, सेल में। सेल में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी बनता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड नोन एज एंडोथर्मिक, वो रिएक्शन जहाँ पे गर्मी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उष्मा एब्जॉर्ब होती है,
उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को हिंदी में उष्मा शोषी रिएक्शन बोलते हैं। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और जस्ट प्लस एनर्जी का निशान होता है किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होती है, लीव्स में होती है, और ये प्रोसेस जो है पूरी लीव्स में ही होती है, और ये ऑटोट्रॉफ्स में होती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो 6 ये ग्लूकोज बनता है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनता है। ठीक है, ये आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चले, पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। Those reaction in which two or more substance combine to form single substance are called combination reaction। यानी कि वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि दो चीजें मिलके एक चीज बना रही है, इस चीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। यानी कि वो रिएक्शन जिनमें कंपाउंड जो है स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, टू और मोर, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन तरीके से होता है, एक तो हीट, एक होता है लाइट और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो हीट का यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ होना चाहिए था, इस एरो के ऊपर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन हीट किया जाता है तो बन जाता है क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट किया जाता है तो बन जाता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। ओके, चलो आगे, वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल ऑफ दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले है ये डायग्राम।
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एंड है, एक कैथोड एक एनोड। ये जो है कार्बन रोड है। ठीक है, एनोड जो एंड है वो पॉजिटिव साइड की तरफ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। ठीक है, आगे चले हम। अब यहाँ पे आप देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए, पानी भरा हुआ है बीकर के अंदर। ठीक है, और ये रोड लगी हुई है, कार्बन रोड। अब क्या होता है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है वो किस एंड पे होता है, एनोड साइड में, और हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं कैथोड साइड में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन्स में। ठीक है, सबमरीन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। दूसरा, यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है एंड ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ये ऊपर हमने पिक्चर में अभी यही देखा था। आगे चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो एल्युमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर ब्रॉट अबाउट बाई लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के द्वारा होने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग। You will see that silver chloride turn ग्रे इन सनलाइट, यानी कि वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। लाइट की वजह से उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ से सनलाइट आ रही है और ये चाइना डिश में सिल्वर रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, लेकिन सनलाइट की वजह से वो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो जाता है और सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, और ये कैसे रंग का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। चलिए आगे। सेम सेम होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, आल्सो बिहेव इन सेम वे। ठीक है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन, ये वाला जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाला, ये यूज्ड होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अगला जो हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, चलिए आगे। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा। तो ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है और ये याद रखने की तकनीक। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव। तो क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है।
और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जा रही है। आप नीचे देखेंगे तो ये लेस रिएक्टिव आपको मिलेगा गोल्ड। ठीक है। अच्छा, इसकी याद करने की तकनीक क्या है? तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं के केदार, एन ए नाथ, सी ए का, एम जी माली, ए एल आलू, इस प्रकार से। जेड एन जरा, एफ ई फीके, पी बी पकाता, एच है, सी यू कुछ नमक, उसके बाद एच जी हींग, ए जी अजवाइन एंड ए यू और पढ़ते। इस प्रकार से ये याद करने की तकनीक बनाई गई है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में भी अगर आप देखेंगे आयरन और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को इसकी जगह से क्या करता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और खुद कॉपर की जगह आ जाता है, वो बना देता है कॉपर आयरन सल्फेट, और कॉपर हो जाता है अलग। ऐसे ही जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह हटा देगा। लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह आ जाएगा, यहाँ जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट, लेड क्लोराइड और कॉपर अलग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा रिएक्शन है डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टू कंपाउंड, जो दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर क्या करेगा, सोडियम की जगह चला जाएगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर सोडियम की जगह चला गया तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम यहाँ आ गया तो सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए सोडियम बेरियम की जगह चला गया और बेरियम सोडियम की जगह आ गया। ठीक है, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट एंड ये बन गया बेरियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलें। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना टू ए सब्सटेंस, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिएक्शन कहलाएगा। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो भी रिडक्शन होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो निकल जा रही है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर कहाँ जा रही है, ये हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो रही है, तो ये तो हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन के साथ जाके मिल गई। सॉरी, जिंक से ऑक्सीजन निकली, ये जिंक अकेला रह गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्स। और कार्बन में जाके ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये क्या हो गया, जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो हो गया ऑक्सीडेशन, और जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो हो गया रिडक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को कॉमनली बोला जाता है रिडॉक्स, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे। नाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑक्सीडेशन का क्या है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में। पहला है कोरोजन एंड दूसरा है रेंसिडिटी। चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन मीन्स संक्षारण। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। द कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन द सरफेस। इसमें क्या होता है, मेटल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, मेटल आर ईटन अप, मेटल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है कोरोजन में, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आता है। हवा के संपर्क में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होगा, या मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे खत्म होता है। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, यानी कि वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, ये सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है, और यहाँ पे बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि रस्ट, जिसको बोलते हैं जंग। जो लोहे में जंग लग जाता है वो वाला जंग है। ठीक है, द ब्लैक, इसी प्रकार से खाली लोहे में जंग नहीं लगता, और भी चीज़ों में लगता है, और भी धातुओं में। द चांदी के ऊपर क्या होती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और ऐसे कॉपर पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये भी एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन जो है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। कार की बॉडीज खराब हो जाती है, ब्रिज खराब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग खराब हो जाती है, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं जो मेटल से बनते हैं वो खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कारों में जंग लग जाता है, ब्रिज में जंग लग जाता है, लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं उनमें जंग लग जाता है, शिप्स, बड़े बड़े जहाज़ों में भी, पानी के जहाज़ों में जंग लग जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और ख़ास तौर से लोहा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। और लोहे के ऊपर जंग लगना ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ता है, ताकि जो डैमेज हो चुका लोहा है उसको रिप्लेस किया जा सके। अब अगला जो है हमारे डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन जो हमें परेशान करता है वो है रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधीयता। जब फैट और ऑयल से बनी हुई चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। वो रेंसिड हो जाती हैं और उनके स्मेल और टेस्ट जो है वो बदल जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड। रेंसिडिटी को कुछ हद तक रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है निम्न तरीकों के द्वारा। पहला है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हम फूड पार्टिकल्स में या फूड आइटम्स में ऐड कर दें, उन फूड आइटम्स में जो फैट और ऑयल से बने हैं। रेंसिडिटी प्रिवेंट किया जा सकता है, जो फूड आइटम है वो उसमें जिन पैकेट में फूड आइटम पैक किए जा रहे हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भर दो। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये एकदम फूले फूले होते हैं, और इनमें कौन सी गैस होती है, इनमें जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि ये चिप्स, आलू के बने हुए चिप्स, ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द मैन्युफैक्चरर ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट फिल द प्लास्टिक बैग विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ताकि वो चीज़ खराब ना हो।
दूसरा है आप इसको आप रिटार्डेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रेंसिडिटी को बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखो। एंड नेक्स्ट तरीका है रेंसिडिटी को कम करने का कि फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में कम से कम आए या ना आए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की मैं वीडियो और चैप्टर्स की भी लाता रहूँगा। तो साइंस की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए और राव विकास एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।